एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। पहले एक जनरल आइडिया देता हूं, फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन पे आ जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका मेन बिजनेस, आपका कोर बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस है कोचिंग सेंटर, तो कोचिंग से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। कि मैंने स्टेशनरी खरीदी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैंने कोचिंग सेंटर का बिजली का बिल पे करा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ट्यूशन फीस आई, ऑपरेटिंग रेवेन्यू बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ट्यूशन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी आपका मेन बिजनेस है, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं है। ऑपरेटिंग मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस। अभी आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे सबका एक मीनिंग। इसको प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज भी बोलते हैं, मतलब मेन एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू योर बिजनेस। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अब ध्यान से देखना, रिलेटेड टू रिलेटेड टू fixed assets and investments, fixed assets and investments। मैंने फर्नीचर खरीदा, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। व्हाई? वैसे मैंने तो बिजनेस के लिए खरीदा है फर्नीचर, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है ना, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। एसेट क्रिएट हुआ है, एसेट क्रिएट हुआ है। तो कह रहे हैं वो मेरा उस पीरियड का ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब ऑपरेटिंग में रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, रेवेन्यू आइटम की उस पीरियड का आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो क्या एसेट परचेज करना एक करंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? नो, इट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस, एक्सपेंस बाय डेफिनेशन, एक्सपेंस का मतलब होता है द बेनिफिट विच गेट्स एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, उन्होंने कहा उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं दिखाएंगे, उनको सेपरेट क्लासिफिकेशन होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब उनसे रिलेटेड जो भी खर्चे और इनकम होंगी, किनसे रिलेटेड? फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो सब कहां जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। मैंने बिल्डिंग खरीदी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने बिल्डिंग रेंट पे दी, ध्यान से सुनना, मैंने बिल्डिंग रेंट पे दे दी, मुझे उससे रेंट आ रहा है, रेंट रिसीव्ड। क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग? क्यों? किसका? तो हाँ, मैंने कब बोला कि रियल एस्टेट बिजनेस है? अगर मैं नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बताता तो नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हो, तो आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी होगी, वो आपका कोर बिजनेस नहीं माना जा सकता जब तक मैं स्पेसिफिकली ना बता दूं। ठीक है ना? तो आपके लिए क्या मानी जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या मानी जाएगी? इन नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग तो है बट कौन सी है? इन्वेस्टिंग है। समझ आया? मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। एक होती है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा, अभी वो बाद की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है लॉन्ग टर्म, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे है। अब मैं खरीदूं तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मैं बेचूं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी अपने आप में नहीं बता रही कि पैसा आ रहे हैं जा रहे हैं, वो तो उसके अंडर जब ट्रांजैक्शन दिखाएंगे कि भाई साहब आपने इन्वेस्टमेंट बेची या खरीदी, तो पता चलेगा पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अभी मैं बता रहा हूं कि अगर मैंने प्रोजेक्टर खरीदा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? नो, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड एसेट खरीदा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा।
प्रोजेक्टर क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा मुझे। इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट एक्विजिशन हुई है, यस और नो? मैंने सर्विसिंग कराई प्रोजेक्टर की, ड्यू चल रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग? ऑपरेटिंग। मैंने मोटर कार खरीदी बिजनेस के लिए, इन्वेस्टिंग। मैंने उसमें पेट्रोल भरवाया, ऑपरेटिंग। बात समझ आ रही है? बी केयरफुल। तो मतलब सर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू हमें आइडेंटिफाई करना है। अरे नॉट ऑलवेज, अपना दिमाग खुला रखना है बस, कि फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। क्लासिफिकेशन का पर्पस ही यही है, ये ऑपरेटिंग, ये इन्वेस्टिंग, ये फाइनेंसिंग। और जो कुछ नहीं होगी कि आप क्लासिफाई नहीं कर सकते इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में, वो भी ऑपरेटिंग, रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस के नाम से, वो भी हम ऑपरेटिंग में लास्ट में दिखाएंगे, अभी आ जाएगा वो। बट पहले एक बार बेसिक मीनिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। आपका जो मेन बिजनेस है उससे रिलेटेड आपके खर्चे, खर्चे, एक्सपेंसेस एंड इनकम। एसेट एक्विजिशन नहीं, एसेट चाहे आपने बिजनेस के लिए लिया है, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी related to various sources of finance, मतलब मनी, मतलब फंड्स। आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, क्या ऑप्शन है? बैंक से लोन ले लो, तो बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप शेयर्स इशू कर दो, कंपनी शेयर्स इशू करती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिवेंचर्स इशू कर दो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनसे रिलेटेड सारे खर्चे भी, मैंने शेयर्स इशू करे, शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए उसमें कुछ, तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग। अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, इट इज द कमीशन पेड टू अंडरराइटर्स। कौन होते हैं ये अंडरराइटर्स? पीपल हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया। किसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन? शेयर्स, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सोर्स ऑफ फाइनेंस, उस पर इंटरेस्ट। तो मैं कह रहा हूँ उनसे रिलेटेड जो चीजें हो जाएंगी फिर वो सारी फाइनेंसिंग हो जाएंगे। बट सर डिबेंचर्स तो हमने बिजनेस के लिए इशू करे ना। हाँ बेटा, बट डिबेंचर इशू करना आपका काम नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा जो आपका मेन बिजनेस, कोर बिजनेस है, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। क्लियर? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मतलब क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का? नेगेटिव बैंक बैलेंस। तो नेगेटिव बैंक बैलेंस मतलब आपने बैंक से कुछ अभी शॉर्ट टर्म क्रेडिट जैसा ले रखा है, यही हुआ ना नेगेटिव बैंक बैलेंस। आपके बैंक में थे 50,000, आपने पेमेंट कर दी 80,000 की, आपका बैंक बैलेंस हो गया -30,000। सर ऐसा हो सकता है? अगर आपके पास फैसिलिटी है तो ही हो सकता है, अदरवाइज तो चेक बाउंस ही होगा। आपके पास फैसिलिटी थी तभी ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है। ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि एक तरह से आप पैसा ले रहे हो। तो ध्यान रखना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नहीं आते, ऑल द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आते हैं। चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आएगा, कैश क्रेडिट भी आएगा, शेयर्स भी आएंगे, डिबेंचर्स भी आएंगे, बैंक लोन्स भी आएंगे, और उससे रिलेटेड खर्चे भी। क्लियर? डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगेन फाइनेंसिंग, क्योंकि डिविडेंड किस पे पे होते हैं? शेयर्स पे। तो जब शेयर्स एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो ये भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा, डिविडेंड पे करना। आइडिया दे रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ ये 100% ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। हमें आइडेंटिफाई करना होगा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, बट गो स्लो। कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना, दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा। चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, बट थोड़ा सा लेंदी है, तो कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कंसंट्रेशन के साथ नहीं करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं कर पाएंगे। वार्निंग समझनी है, वार्निंग समझ लो, ठीक है ना? इट इज नॉट अ स्मॉल चैप्टर, बट इट इज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर।
कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपका काम। तो कुछ भी हो रहा हो, पार्टी चल रही है, कुछ चल रही है, सब कुछ करना, कॉन्सेप्ट में ब्रेक मत लगने देना। कॉन्सेप्ट में ब्रेक मत लगने देना। नेक्स्ट क्लास से पहले पिछली क्लास परफेक्टली कवर्ड होनी चाहिए। हर क्लास इंटर रिलेटेड होगी, हर क्लास इंटर रिलेटेड होगी। बीच बीच में 2-2 3-3 घंटे की क्लास भी होंगी। हम बाकी सब कुछ खत्म करे बैठे हैं तो ज्यादा फोकस इसी पे रहेगा। मैं कह रहा हूँ बस एक चीज का ध्यान रखना, एक क्लास के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। आगे मत बढ़ना जब तक पिछला क्लियर ना हो। फंस जाओगे, फंस जाओगे। अगर 15 दिन बाद पता चलेगा ना, सर मुझे ना उस क्लास में एक डाउट था, सब कुछ इंटर रिलेटेड है, सब कुछ यूज होगा, वो गलती मत करना, वो गलती मत करना। वार्निंग।